हेलो एवरीवन। आज की इस एनालिसिस में हम गुप्तोत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस एनालिसिस के अंत तक बने रहेंगे तो इसके थ्रू आउट आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। इसके थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। एनसीईआरटी के बुक के भीतर जो चैप्टर्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, किस चैप्टर पे किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस होना है, कहां पे कम फोकस होना है, यानी कहां पे आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है, कहां पे आपको कम समय देने की जरूरत है, ये अप्रोच भी आपको जानने को मिलेगा। यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये एंगल भी आप सीख पाएंगे। इसके साथ ही साथ जो आप कॉन्सेप्ट और जो फैक्ट आप एनसीईआरटी की बुक से सीखते हैं, उस कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो अप्रोच होता है, जो एंगल होता है, आप उसे भी जान पाएंगे। और यदि आपको एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती, आप एनसीईआरटी की बुक से दूर हो जाते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक भी आपको समझ में आने लगेगी। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस ओल्ड एनसीईआरटी रामचरण शर्मा की बुक और सतीश चंद की बुक से पूछे गए हैं। इससे क्लियर हो जा रहा है कि जो एनसीईआरटी की बुक है वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए कितना जरूरी होता है। बेसिक फाउंडेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। यहाँ पे जो सभी क्वेश्चंस है, एटलीस्ट यहाँ पे ये क्वेश्चंस आईएएस एग्जाम 2020 और आईएएस एग्जाम 2015, ये सभी के सभी क्वेश्चंस ओल्ड एनसीईआरटी रामचरण शर्मा के बुक पे पूछे गए और वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू पूछे गए। तो बेसिक फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी की बुक बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए आप एनसीईआरटी की बुक से दूर ना जाएं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की बुक से दूर जाएंगे तो आप सफलता से दूर हो जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी की बुक पे आपको पकड़ बनाना है अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। क्वेश्चन 1 जो आईएएस एग्जाम 2020 में पूछा गया, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक सतीश चंद की बुक से, इसमें पूछा गया कि हुंडी क्या होता है, हुंडी से क्या तात्पर्य है, हुंडी से रिलेटेड इसमें से कौन सा कथन सही है। तो हुंडी जो होता है ये क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, विनिमय पत्र। हुंडी क्या होता है, विनिमय पत्र होता है। जैसे व्यापारी जो व्यापार करता है, एक माध्यम उसके पास होता है कि नगद भुगतान करके लेन देन कर रहा है, और एक क्या होता है, उधार के माध्यम से। तो जब व्यापारी नगद भुगतान ना कर भविष्य में भुगतान चुकाता है, एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, विनिमय पत्र। वो किसके माध्यम से किया जाता है, विनिमय पत्र के माध्यम से किया जाता है। यानी व्यापारी जब नगद भुगतान ना कर भविष्य में चुकाता है, एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है, तो किसके अंतर्गत होता है, विनिमय पत्र के अंतर्गत होता है। तो किसी थ्रू आउट किया जाता है, विनिमय पत्र के थ्रू आउट किया जाता है। साथ ही साथ धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसके अंतर्गत और क्या आता है, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए हुंडी का प्रयोग और किसके लिए किया जाता है, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भी, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए भी हुंडी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज के समय में गूगल पे, फोन पे का को यूटिलाइज करते हैं लोग, तो उस समय में किसका प्रयोग करते थे, हुंडी। जैसे आप अगर आपके पास 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अगर आपको किसी को देना है, तो आप उसको फोन के थ्रू आउट आप कर देते हैं, फोन पे, गूगल पे के थ्रू आउट आप कर देते हैं। लेकिन आप उसको रास्ते में लेकर के नहीं जाना चाहते, आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रास्ते में लेकर के नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको डर रहता है कि वो पैसा आपको कोई रास्ते में लूट सकता है, आपको मार सकता है। तो ये समस्या आपके सम्मुख होती थी। तो इसी प्रकार की समस्या उस समय में भी थी, जब साथ में पैसा लेकर के चलना व्यापारियों के लिए सुरक्षित नहीं होता था। आज भी आप न्यूज में सुनते होंगे कि डेली आप न्यूज़पेपर में देखें तो लूटपाट की घटनाएं आपको डेली देखने को मिलती है। तो आप अपने साथ, जो व्यापारी होता था वो अपने साथ जो पैसा लेकर के अगर कोई व्यापारी अपने साथ ढेर सारा पैसा लेकर के जा रहा है, तो उसके लिए क्या, उसके सम्मुख क्या क्रिएट कर सकता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कोई इसके पैसे को लूट सकता है। तो ऐसी समस्याएं थी। तो आज भी जैसे आप
फोन के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर देते हैं, कितना जो अमाउंट्स होता है आप साथ में उस अमाउंट को लेकर के जाना पसंद नहीं करते हैं, किससे, लूटपाट की घटनाओं से बचने के लिए। तो उस कंडीशन में हुंडी क्या होता था, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। हुंडी को धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता ताकि व्यापारी जो है वो सुरक्षित रहे, व्यापारी क्या हो, सुरक्षित हो, क्योंकि साथ में बहुत ज्यादा पैसा लेकर के चलना व्यापारियों को लेकर आ सकता था, खतरा हो सकता था। जैसे आज के समय में भी आप लूटपाट की घटनाएं देखने को मिलती है, इसलिए लोग अब पैसा जो है साथ लेकर के पैसा चलना पसंद नहीं करते, उसको फोन पे, गूगल पे के थ्रू, फोन के ट्रांजेक्शन के थ्रू पैसा पे किया जाता है। तो हुंडी क्या है, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए क्या होता है, एक माध्यम होता था। हुंडी क्या है, धन को एक स्थान, इसके माध्यम से धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आईएएस क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया लोकेशन के बेस से पूछा गया। ये सभी लोकेशन आपको ओल्ड एनसीईआरटी की बुक सतीश चंद और रामशरण शर्मा की बुक में मिल जाएंगे। ये सभी लोकेशन जो आईएएस एग्जाम 2020 में पूछेंगे, ये सभी लोकेशन सतीश चंद की बुक और रामशरण शर्मा की बुक में आपको मिल जाएंगे। इसमें आप देख रहे होंगे भीलसा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, द्वार समुद्र, यहाँ पे दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा सही तरीके से इसमें मैच किया गया। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पे, यानी आपको बताना है इसमें कौन सा जो 4 पॉइंट दिए गए इसमें से कौन सा सही मैच किया गया है। जैसे भीलसा मध्य प्रदेश में, तो ये सही है, भीलसा मध्य प्रदेश में स्थित है। द्वार समुद्रम महाराष्ट्र में नहीं है, ये गलत है। द्वार समुद्रम महाराष्ट्र में नहीं है, द्वार समुद्रम कहाँ पे, कर्नाटक में है। द्वार समुद्रम, ये भी सतीश चंद की बुक में ये कीवर्ड दिया गया है, ये लोकेशन दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि द्वार समुद्रम महाराष्ट्र में, गलत। द्वार समुद्रम महाराष्ट्र में नहीं है, द्वार समुद्रम कहाँ पे, कर्नाटक में है। द्वार समुद्रम कहाँ पे, कर्नाटक में, जबकि यहाँ पे क्या दिया गया है, महाराष्ट्र, ये क्या है, गलत हो जाएगा। गिरिनगर, ये कहाँ पे, गुजरात, ये सही है। गिरिनगर क्या है, गुजरात में, ये सही है। स्थानेश्वर यहाँ पे दिया उत्तर प्रदेश, ये गलत होगा, क्योंकि स्थानेश्वर कहाँ पे, हरियाणा में। स्थानेश्वर हरियाणा में, स्थानेश्वर कहाँ पे, हरियाणा में, स्थानेश्वर कहाँ पे, हरियाणा में। तो अब आप देख रहे हैं तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, एक फर्स्ट वाला सही होगा और एक थर्ड वाला, तो ये आंसर हो गया। ये आपका आंसर क्या है, ये सही है। ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जब इससे एक एंगल आपको सीखने को मिल रहा है कि जो एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक के थ्रू जो लोकेशन जो स्थल आपको सीखने को मिलते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल होता है क्वेश्चंस बनने का। तो एक एंगल आपको सीखने को ये में लग जाओ, एनसीईआरटी की बुक के पढ़ रहे हैं या टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उस एनसीईआरटी की बुक से, उस टेस्ट सीरीज की बुक से आपको अगर इस तरीके के पॉइंट मिल रहे जो लोकेशन से रिलेटेड है, जो स्थल से संबंधित है, तो आपको उनको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ये प्योर फैक्ट होता है, इस प्रकार के फैक्ट को आपको शॉर्ट नोट्स में रखना चाहिए, क्योंकि बार बार आपसे क्या होता है, भूल जाता है। तो ये एंगल ये होता है क्वेश्चंस बनने का कि जो एनसीईआरटी की बुक, स्टैंडर्ड बुक के थ्रू जो आप लोकेशन, जो स्थल आप सीखते हैं, जो किसी न किसी कारण से वो इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्थल्स होते हैं। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किसी स्थल के बारे में बात की जा रही है, तो जिस लोकेशन के बारे में मल्टीपल टाइम बात की जा रही है, यानी जिस एनसीईआरटी बुक में जिस लोकेशन के बारे में, इस प्रकार से कोई द्वार समुद्रम आप पढ़ रहे हो, भीलसा पढ़ रहे हो, गिरनार स्थानेश्वर पढ़ रहे हो और उसके बारे में कुछ बात की जा रही है, तो वो जो लोकेशंस होते हैं, वो स्थल क्या होते हैं, उसमें बनने के लिए इंपॉर्टेंट एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामंत कथन और कारण पर। स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस एंगल पे क्वेश्चन बनना, इस कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कथन और कारण पे होते हैं। स्टेट पीसीएस एग्जाम में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन कथन और कारण पे होते हैं। तो कथन और कारण पे क्वेश्चन बनना एक इंपॉर्टेंट एंगल है स्टेट पीसीएस एग्जाम में। और यूपीएससी एग्जाम में 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स में कथन और कारण पे काफी ज्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, जबकि 2022 में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन कथन यूपीएससी एग्जाम में 2022 में एक क्वेश्चन कथन और कारण पे पूछा गया और 2023 में मल्टीपल यानी 20 से 25 क्वेश्चंस जो है वो कथन और कारण पे पूछ लिए गए थे। जबकि यूपीएससी एग्जाम में कथन और कारण पे क्वेश्चंस 2005-2009 तक पूछे गए थे, लेकिन 2009 के बाद से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कथन और कारण में क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए, यानी 2009 के बाद फिर 2009 या 10 के बाद वो क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर कब 2022 में, तो इतना गैप हो गया था। और 2023 में फिर कथन और कारण के एंगल पे क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देते हैं। तो इससे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कथन और कारण भी क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है और इसको बहुत ही इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आंसर तभी देख पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो और आपकी फैक्ट भी बहुत पकड़ अच्छी हो। तो यानी कथन में क्या कह रहे हैं, सामंतवाद का विकास
गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण है, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको सामंतवाद का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, ये क्या है। तो पहले हम सामंतवाद का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सामंतवाद का कॉन्सेप्ट क्या है? सामंतवाद की शुरुआत जो होती है मौर्योत्तर काल में होती है। सामंतवाद की शुरुआत मौर्योत्तर काल में होती है। सातवाहन, मौर्योत्तर काल का सातवाहन राजवंश एक ऐसा राजवंश था जिसने फर्स्ट टाइम भूमि अनुदान की प्रथा का शुरुआत किया। सातवाहन राजवंश मौर्योत्तर काल का एक ऐसा राजवंश था जिसने फर्स्ट टाइम भूमि अनुदान की प्रथा की शुरुआत की। ये जो भूमि अनुदान है, ये भूमि दान किसको दिया गया? ब्राह्मणों को दिया गया और बौद्ध धर्म को दिया गया। बौद्ध धर्म को दिया गया। ये जो भूमि अनुदान दिया गया ब्राह्मणों को दिया गया और बौद्ध धर्म को दिया गया। तो इस भूमि अनुदान, ये जो भूमि अनुदान किया गया था, ये टैक्स फ्री किया गया था, यानी इस पे किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता। राजा के द्वारा ब्राह्मणों को जो ये भूमि अनुदान किया गया, राजा के द्वारा ब्राह्मणों को जो ये भूमि अनुदान किया गया, ये टैक्स फ्री था। इस पे किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। साथ ही साथ इस पे ब्राह्मणों का पूर्ण स्वामित्व भी होता था। राजा के द्वारा ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान दिया गया, राजा के द्वारा, सातवाहन राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान दिया गया, ये टैक्स फ्री होता था। इस पे किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। साथ ही साथ इस भूमि पर ब्राह्मणों का पूर्ण स्वामित्व भी होता था। तो अब जब ये भूमि बड़े पैमाने पर भूमि को ब्राह्मणों को दिया जाने लगा, तो ब्राह्मण उस पे अकेला कृषि तो कृषि नहीं कर पाएगा। तो ब्राह्मण जो उस पे कृषि कराएगा, वो किसके माध्यम से कराएगा? किसानों के माध्यम से कराएगा। तो उस जमीन पर ब्राह्मणों को जो बड़े पैमाने पर जमीन दी गई, उस जमीन पर ब्राह्मणों ने जो कृषि कराना शुरू किया, वो किसके माध्यम से शुरू किया? कृषकों के माध्यम से। तो वो उसके ब्राह्मणों के उस भूमि पे कृषि किसने शुरू की? किसानों ने। लेकिन उसका जो प्रोडक्शन होता था, उसका मोस्टली प्रोडक्शन किसके पास जाता था? ब्राह्मणों के पास जाता था। धीरे धीरे ये ब्राह्मण किसका रूप लेने लगे? भूस्वामी का रूप लेने लगे। ये जो ब्राह्मण है किसका रूप लेने लगे? भूस्वामी, यानी ये बड़े भूमि के मालिक हो गए। क्योंकि राजा के द्वारा जो भूमि ब्राह्मणों को दी गई थी या बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स को दी गई थी, तो उस भूमि पर उनका पूर्ण स्वामित्व होता था। धीरे धीरे किसके रूप में आने लगे? भूस्वामी के रूप में। और कृषकों को ब्राह्मणों के उस भूमि पर जो कृषक खेती करते थे, उसका जो उत्पादन होता था, उसका अधिकांश भाग किसके पास जाता था? ब्राह्मणों के पास जाता था। और इन कृषकों को उसका बहुत ही कम भाग मिलता था। इस प्रकार से एक आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। आश्रित कृषक वर्ग जो है वो अस्तित्व में आया। कैसे? क्योंकि ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर भूमि दान दी गई। अब ब्राह्मण अकेला तो उस पर कृषि नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर भूमि दी गई है। तो अब वो क्या करेगा? किसानों के माध्यम से उससे कृषि शुरू कराएगा। तो अब वो किसान जो उस ब्राह्मण की भूमि पे कृषि कर रहा है, उसका अधिकांश भाग किसके पास जा रहा है? ब्राह्मणों के पास जा रहा है। उस किसान को उसका बहुत ही कम पार्ट यानी आजीविका चलाने भर का भी उससे भी कम पार्ट उसको मिल रहा है। तो ऐसे ये जो कृषक है, जो उस ब्राह्मण की भूमि पे काम कर रहा है, और ब्राह्मण किसका रूप ले रहा है? भूस्वामी का रूप ले रहा है। और ये जो कृषक है वो क्या हो जा रहा है? आश्रित कृषक बन जा रहा है। किसके ऊपर डिपेंड रहा है? उस ब्राह्मण के ऊपर डिपेंड कर रहा है, निर्भर हो रहा है, उस भूस्वामी के ऊपर निर्भर होता जा रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि इस काल में, अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे आते हैं, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की एक प्रमुख विशेषता थी। तो सामंतवाद क्या होता है? क्योंकि जब राजा ने बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया, तो ये शुरुआत कब होती है? सातवाहन काल में। फिर ये प्रथा जो है गुप्त काल में आगे बढ़ती है। ये प्रथा, भूमि अनुदान की प्रथा गुप्त काल में आगे बढ़ती है, यानी गुप्त शासकों के द्वारा भी ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर भूमि दान दिए गए। इसके बाद ये गुप्तोत्तर काल में आते आते ये प्रथा बहुत तेजी से बढ़ी, यानी गुप्तोत्तर काल में और बड़ी ये भूमि अनुदान की प्रथा और तेजी से बढ़ी, यानी बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान किया जाने लगा। साथ ही साथ गुप्तोत्तर काल एक ऐसा काल है जब अधिकारियों को वेतन के भुगतान के रूप में भी भूमि अनुदान किया गया। गुप्तोत्तर काल एक ऐसा काल है जब अधिकारियों को वेतन के भुगतान के रूप में भी भूमि का अनुदान किया गया। गुप्तोत्तर काल एक ऐसा काल है जब अधिकारियों को वेतन के रूप में
जब गुप्तोत्तर काल एक ऐसा काल है जब अधिकारियों को भी वेतन के भुगतान के रूप में भूमि अनुदान किया गया, यानी अब अधिकारियों को भी वेतन के बदले में उनको क्या किया गया, भूमि अनुदान किया जाने लगा। यानी अब धीरे धीरे ये अधिकारी भी उस भूमि पर किसानों के माध्यम से कृषि कराना शुरू करते हैं, और जो किसान इनकी भूमि पे कृषि करते हुए इनके आश्रित किसान बन जाते हैं, और जो अधिकारी है वो भी किसका रूप लेने लगता है, भूस्वामी का रूप लेने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे उस राज्य के अंदर धीरे धीरे इस प्रकार कई सामंत यानी कई भूस्वामियों का अस्तित्व आता है। सामंत के अंदर क्या मतलब सामंतवाद का विकास होगा, कई भूस्वामियों का अस्तित्व दिखाई पड़ने लगता है। और ये जो भूस्वामी होते थे, अब ये एक बड़े क्षेत्र के मालिक बन जाते थे, एक बड़े क्षेत्र के मालिक हो जाते थे, और इनको अब उस क्षेत्र की रक्षा के लिए आर्मी की जरूरत होती थी। ये अपनी खुद की सेना रखते थे। ये भूस्वामी धीरे धीरे उस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी खुद की सेना रखने लगे। जब उसी खुद की सेना रखने लगे तो ये जो राजा जिसने भूमि अनुदान किया था, जो भूमि अनुदान करते थे, वो अपनी सेना को धीरे धीरे कम करने लगे, क्योंकि वो अब किसकी सेना पर निर्भर होने लगे, भूस्वामियों की सेना पर निर्भर होने लगी। तो जब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो राजा है वो अपनी सेना को धीरे धीरे कम करने लगेगा, और धीरे धीरे वो उन भूस्वामियों यानी सामंत की सेना पर जब वो धीरे निर्भर होने लगेगा तो राजा की जो शक्ति होगी क्या होगी, कम होगी। और वहीं साथ ही साथ प्रांतों की शक्ति, इन भूस्वामियों की शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जो राजा है वो इन सामंतों की सेना को क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। तो इसमें पॉइंट ये भी देखने को मिलेगा कि केंद्रीय सत्ता का क्या होता है, दुर्बल होना है। केंद्रीय सत्ता क्या होती है, दुर्बल होती है। इस सामंतवाद के अंदर में क्या होता है, केंद्रीय सत्ता क्या होती है, दुर्बल होती है, और छोटे छोटे राज्यों के विकास को क्या मिलता है, बल मिलता है। केंद्रीय सत्ता क्या होती है, दुर्बल होती है, यानी कमजोर होती है, क्योंकि जब केंद्रीय सत्ता जैसे गुप्त काल में क्या हुआ, जब भूमि अनुदान और तेजी से बढ़ने लगा तो गुप्त काल में जो राजा थे वो अपनी सेना को कम करने लगे। तो वो अपनी सेना को, अगर हम मौर्य काल से तुलना करें गुप्त काल की, तो गुप्त काल से अगर हम मौर्य काल की तुलना करें तो हम पाएंगे गुप्त काल की सेना मौर्य काल की तुलना में बहुत ही कम थी। इसके पीछे कारण क्या है, इस सामंतवाद का विकास, क्योंकि जब सामंतवाद यानी भूस्वामियों का वर्ग एक अस्तित्व में आने लगा तो ये भूस्वामी अपनी क्षेत्र की रक्षा के लिए खुद सेना रखते थे। तो जो राजा है वो राजा अपनी सेना को कम करने लगा, और इन भूस्वामियों की सेना के ऊपर निर्भर होने लगा। तो जब वो अपनी सेना को कम कर रहा है तो उसकी केंद्रीय सत्ता का क्या हो रहा है, दुर्बल, क्योंकि जब आप दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड होंगे तो आप कमजोर होंगे। जब ये राजा उन सामंतों की सेना पर यानी भूस्वामियों की सेना पर निर्भर हो रहा है तो इसके पास अब सेना भी कम हो रही है, यानी इसकी जो केंद्रीय पावर है वो कम हो रही है, यानी इसकी छोटे छोटे राज्यों जो अस्तित्व में आ रहे हैं इन राज्यों में इसकी पकड़ कम हो रही है, ढीली हो रही है, और ये सेना के लिए अभी सामंतों के ऊपर निर्भर हो रहा है। तो जितना आप दूसरे के ऊपर डिपेंड होते जाएंगे उतना ही आप कमजोर होते जाएंगे, और जितना आप खुद के ऊपर डिपेंड रहेंगे उतना ही आप मजबूत होंगे। तो यही यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि इस सामंतवाद, इन भूस्वामियों के अस्तित्व में आने से जो राजा था, जो सेंटर में राजा था, केंद्र में राजा था, उसकी पकड़ इन राज्यों पे क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, और ये जो राज्य है ये धीरे धीरे और मजबूत होने लगते हैं, यानी प्रांतीय राज्य होते हैं ये मजबूत होते हैं, जबकि केंद्रीय जो सत्ता होती है क्या होने लगती है, दुर्बल होने लगती है। क्योंकि अब इसके पास जो सेना है उसकी संख्या भी, क्योंकि किसी राजा की स्थिति का जो मजबूत आधार होता है उसकी सेना होती है, उसकी आर्मी होती है। जब वो अपनी सेना को धीरे धीरे कम करने लगेगा और दूसरे की सेना के ऊपर निर्भर होने लगेगा तो केंद्रीय सत्ता मजबूत रहेगी, नहीं रहेगी। तो केंद्रीय सत्ता क्या होने लगेगी, दुर्बल होने लगेगी, कमजोर होने लगेगी। तो ये सामंतवाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपने क्या सीखा कि मौर्य काल के अंतर्गत सातवाहन राजवंश ने फर्स्ट टाइम भूमि अनुदान किया, और जब इन्होंने बड़े पैमाने पर इन ब्राह्मणों को भूमि अनुदान किया जो टैक्स फ्री भी है और ब्राह्मणों को उस भूमि पर पूर्ण स्वामित्व दे दिया गया है, तो ब्राह्मण जब उस पे कृषकों के माध्यम से जब उस पर कृषि कराना शुरू करने लगता है तो धीरे धीरे ये जो ब्राह्मण है ये किसका रूप ले लेता है, भूस्वामी का रूप ले लेता है, और जो कृषक उसके खेत में, ब्राह्मणों के खेत में जो भूस्वामी का रूप ले रहे हैं, उसके खेतों में जो कृषक काम कर रहे हैं वो उसके ऊपर आश्रित किसान बन जाते हैं, क्योंकि उसका जो अधिकांश भाग है उसका उस प्रोडक्शन का वो किसके पास जा रहा है, भूस्वामियों के पास जा रहा है, ब्राह्मणों के पास जा रहा है। और धीरे धीरे अपनी सेना भी रखने लगते हैं और अपनी सेना रखने लगते हैं उस क्षेत्र की रक्षा के लिए। इस प्रकार धीरे पूरे राज्य के अंदर ही इस प्रकार के सामंत हैं, छोटे छोटे राज्यों का विकास, भूस्वामियों का विकास देखने को मिलता है, और उस क्षेत्र में उस भूमि पर काम करने वाले कृषक को भी देखने को मिलता है जो आश्रित किसान के रूप में उभरते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखें। स्टेटमेंट क्या था, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की एक प्रमुख विशेषता थी। ये तो पॉइंट क्या होगा, सही होगा। सामंतवाद का
विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की एक प्रमुख विशेषता है। कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता का मतलब क्या हुआ कि जब आप ब्राह्मणों को अधिकारियों को अपने बड़े पैमाने पर भूमि में अनुदान किया, तो उन अधिकारियों ने उस भूमि पर कृषि कराना शुरू किया, और जो किसान उस पे कृषि कर रहे थे वो आश्रित कृषक बन गए, और जो ये ब्राह्मण थे, ये अधिकारी थे, धीरे धीरे किसका रूप लेने लगे, भूस्वामी का रूप लेने लगे। तो कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता है कि नहीं। कारण क्या है, कथन तो सही है। कारण क्या है, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आए। तो ये भी सही है, ये भी सही है। जब कृषक संरचना का विकास हो रहा है, तो इस कृषक संरचना में आप देख रहे हो कि भूस्वामी जो ब्राह्मण हो किसका रूप ले रहा है, भूस्वामी का रूप ले रहा है, और उस ब्राह्मण के भूमि पर जो काम करने वाला कृषक है वो क्या बन गया, वो आश्रित किसान, यानी वो इन भूस्वामी के ऊपर अब क्या है, निर्भर हो गया। तो ये कब हो रहा है, जब ये हो रहा है, यानी सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता है। यानी सामंतवाद के कारण जब सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की एक प्रमुख विशेषता है। तो सामंतवाद के अंतर्गत जो आपको कृषक संरचना की जो विकास देखने को मिलता है, इस कृषक संरचना में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक भूस्वामी है और एक आश्रित कृषक है। तो इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, यानी ये भी सही है। और ये आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है, क्योंकि भूस्वामी और आश्रित कृषक वर्ग कब आया, जब कृषक संरचना का गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद का विकास यानी जब भूमि का अनुदान बड़े पैमाने पर किया गया, तो भूस्वामियों का भी बड़े पैमाने पर अस्तित्व होने लगा। तो इसने सामंतवाद को विकास दिया। तो सामंतवाद के विकास में आप क्या देख रहे हैं, भूस्वामी को देख रहे हैं, एक आश्रित कृषक को देख रहे हैं। तो कथन और कारण दोनों भी सही है, और जो कारण है वो कथन को सही तरीके से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो एक की सही व्याख्या भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो IAS एग्जाम 2015 में पूछा गया, ये क्या है, इसके अंदर पूछा सामंती व्यवस्था के तत्व क्या होते हैं। सामंती व्यवस्था के तत्व क्या होते हैं, तो इसमें दिया है सशक्त केंद्रीय सत्ता तथा दुर्बल प्रांतीय सत्ता। पहला स्टेटमेंट है सशक्त केंद्रीय सत्ता तथा दुर्बल प्रांतीय सत्ता, ये क्या होगा, गलत होगा। इसने कहा कि सामंती व्यवस्था के तत्व क्या है, तो इसमें लिखा है सशक्त केंद्रीय सत्ता तथा दुर्बल प्रांतीय सत्ता। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि अभी आपने सीखा कि जब सामंतवाद का विकास होता है तो इसमें केंद्रीय सत्ता क्या होती है, दुर्बल होने लगती है, क्योंकि केंद्रीय सत्ता अपनी सेना को धीरे धीरे कम करने लगती है। वो किसके ऊपर निर्भर हो जाती है, उन सामंतों की सेना के ऊपर निर्भर हो जाती है, उन भूस्वामियों की सेना के ऊपर निर्भर हो जाती है। ऐसा केंद्र क्यों करता है, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा आर्मी होगी तो उसका भुगतान भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसा भुगतान करने की समस्या को लेकर के ऐसा किया जाता है कि हम अपनी सेना को कम कर दें। तो क्योंकि सामंतवाद है, जिनको हमने बड़े बड़े भूमि दिया, जो ये नए सामंत अपनी खुद की आर्मी रख रहे हैं, तो हम इनसे आर्मी की मदद ले सकते हैं। तो इसमें केंद्रीय सत्ता क्या होती है, दुर्बल होती है, कमजोर होती है, जबकि जो राज्य होते हैं वो मजबूत होते हैं। प्रांतीय सत्ता, ये जो प्रांतीय सत्ता कह रहा है कि दुर्बल प्रांतीय सत्ता दुर्बल नहीं, प्रांतीय सत्ता मजबूत होती है। उसके बाद खुद की अपनी आर्मी होती है, उस क्षेत्र का अपने पास खुद का उसका प्रशासन होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है, तो अब आप देखें, पहला इसमें ये भी गलत हो गया, इसमें ये भी गलत हो गया। अब आपके पास बी और सी बच रहे हैं, इसमें से आपको एक सही करना है। तो ये एंगल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले आप अगर देखें, अगर आपको कोई स्टेटमेंट पता है, पहले देखने का स्टेटमेंट पता है, तो उसके थोड़ा आंसर को रिलेट कर लें। ठीक है, अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है। दूसरा, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का विकास का उदय। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तो अब आप देख रहे हो कि जब इन भूस्वामियों को, इन ब्राह्मणों को, अधिकारियों को जो बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान की जा रही है, अब उस क्षेत्र में वो अपनी आर्मी रख रहे हैं, उसका प्रशासन भी कर रहे हैं। तो प्रशासनिक उस एरिया को, क्षेत्र के प्रशासनिक संरचना का उदय हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब जहां पहले उस क्षेत्र की जिम्मेदारी, उसकी प्रोडक्शन, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी जहां केंद्र के पास होती थी, अब वो किसके पास आ गई, इन भूस्वामियों के पास आ गई, इन ब्राह्मणों के पास आ गई, इन अधिकारियों के पास आ गई, जिनको बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान दिया जा रहा है। अब जब आप किसी ब्राह्मणों को, पुजारियों का बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में उसका पूर्ण स्वामित्व भी हो जा रहा है। तो अब उस क्षेत्र के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सेना की जरूरत पड़ेगी, उसके प्रशासन की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र के लिए नई सेना का गठन हो रहा है, किया जा रहा है इन ब्राह्मणों के द्वारा, इन भूस्वामियों के द्वारा, और साथ ही साथ उसका प्रशासन की भी इनके साथ प्रशासन की भी शुरुआत हो रही है उस क्षेत्र में, उस एरिया में। तो आधारित प्रशासनिक संरचना का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र का, क्योंकि आप
अगर उस क्षेत्र में आपको काम करने हैं तो आपको वहां पे सेना रखनी पड़ेगी, और उसके लिए प्रशासन, क्योंकि बिना इसके पॉसिबल नहीं है कि आप उस क्षेत्र पर कृषि कर पाए या वहां पे रह पाए, तो इसके लिए सेना और एक प्रशासनिक स्ट्रक्चर का होना क्या है, आवश्यक है। इस प्रकार प्रशासनिक संरचना के उदय को बल प्रदान किया। आगे कह रहा है कि तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, यानी दूसरा सही है। तो दूसरा अगर सही है तो दूसरा इसमें है नहीं, ये दूसरा इस सी में तो है नहीं दूसरा, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। तीसरा स्टेटमेंट आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्वेश्चन होता है सॉल्व करने का। यानी अगर आपने सही अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो तो आप एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो आप सही आंसर तक एटलीस्ट कम से कम आपको दो स्टेटमेंट पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है एक स्टेटमेंट से काम चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपको दो स्टेटमेंट, लेकिन आज का जो ट्रेंड चल रहा है तो 5-5 स्टेटमेंट डाल दे जा रहे हैं, तो ऐसे में कम से कम आपको 3 स्टेटमेंट पता होना चाहिए, और तब होगा जब आप एनसीईआरटी की गहराई में उतर कर आप पढ़ेंगे। नीचे कह रहा है कि सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध। तो आप देख रहे हो कि स्वामी दास का संबंध, आपको स्वामी और दास के संबंध का विकास आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आश्रित कृषक और भूस्वामी, अब एक कृषक इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है, तो आश्रित कृषक हो गया, ये क्या भूस्वामी हो गया, तो जो स्वामी और दास का संबंध आपको देखने को मिल रहा है। जो इसके खेतों में क्या कर रहा है, दास, जो इन भूस्वामियों के खेतों में जिनको बड़े पैमाने पर भूमि दी गई है, ब्राह्मणों को जिनको बड़े पैमाने पर भूमि दी गई है, जो दास हैं वो उन दास को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, वो इनकी भूमि पर, इन भूस्वामियों की भूमि पर क्या कर रहे हैं, खेत कृषक कर रहे हैं। तो इस प्रकार दास, स्वामी और दास का भी संबंध बनता हुआ दिखाई देता है। आई होप दैट ये आंसर आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।